Hello, my dear students. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video, I am going to discuss Python recursive function. This function belongs to the syllabus of 12th class CS Computer Science. So, especially this video is for the class 12th CS students on their requests. So, let us begin with video. If you are new to the channel, please subscribe the channel and share it with your friends. And let us begin this. Question is, what is a recursive function or what is recursion? A function is said to be recursive function if it calls itself. अगर कोई फंक्शन अपने आप को स्वयं को खुद कॉल करता है अपनी बॉडी के अंदर तो वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। रिकर्सिव फंक्शन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं जो ज़्यादातर इटरेशन कंस्ट्रक्ट से भी सॉल्व की जा सकती हैं, लेकिन जो रिकर्शन होता है वो थोड़ा सा उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है, सिंपल होता है। आइए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं रिकर्सिव फंक्शन की तरफ। एक फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है डेफ रिकर्स। इसमें एक मैसेज लिख दिया प्रिंट वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग और उस फंक्शन को उसके अंदर कॉल कर लिया गया। एज सून एज इस फंक्शन को हम इन्वोक करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले जैसे ये इन्वोक होगा ये फंक्शन की बॉडी में जाएगा, प्रिंट वेलकम टू बाय पाइथन प्रोग्रामिंग लिखेगा। रिकर्स फिर से कॉल हुआ, फिर से इसकी बॉडी में गया वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इट विल कीप ऑन राइटिंग द सेम मैसेज अगेन एंड अगेन till it reaches the maximum limit, maximum depth of the recursive function calls। तो उस तरह से ये एंडलेसली आता जाएगा और लास्ट में ये एरर दे देगा, क्योंकि जितना डीप ये रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग हो सकती है उतना डेप्थ में जाने के बाद ये एंड में एरर दे देता है। अगर हम इसे प्रैक्टिकली पाइथन में देखना चाहते हैं तो मैंने ये फंक्शन लिख दिया आपको, सेम फंक्शन, और इसको मैं जैसे ही रन कराता हूँ इट विल कीप ऑन गिविंग वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अल्टीमेटली एट द एंड it raises error, recursion error, maximum recursion depth exceeded while picking an object। मतलब ये डेप्थ में जाकर के एक मैक्सिमम लिमिट आती है जहां पर कि ये रिकर्शन का जो यू कैन से कंटिन्यूएशन है वो ब्रेक हो जाता है। तो सवाल उठता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और कितनी तरह के रिकर्शन होते हैं, इसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ऑल दीज क्वेश्चंस कम्स इन माइंड। व्हाट इज पर्पस, अगर हमारे पास इटरेशन है तो इसका क्या पर्पस है। तो हम रिकर्शन को अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें तो रिकर्शन एक ऐसा पावरफुल टूल है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो दैट where it a function calls itself again and again। जहां पर कि फंक्शन अपने आप को स्वयं को बार बार कॉल करता है उसे ही हम रिकर्शन कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इट इज डिफाइंड एज सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। किसी भी प्रॉब्लम को अपने ही टर्म्स में सॉल्व करना वो भी रिकर्शन कहलाता है, ठीक है, जिसके अंदर एक फंक्शन अपने आप को खुद को अपनी बॉडी में नंबर ऑफ टाइम्स कॉल करता हो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। दो तरह के रिकर्शन हैं, एक तो डायरेक्ट रिकर्शन और एक इनडायरेक्ट रिकर्शन। अभी जो आपने एग्जांपल किया है ये डायरेक्ट रिकर्शन का था, क्योंकि वो फंक्शन रिकर्स जो है अपनी बॉडी के अंदर डायरेक्ट कॉल किया गया है। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट रिकर्शन क्या है। इफ अ फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन which calls its caller function, यानी कि अगर कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और which ultimately calls its caller function, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट रिकर्शन कहते हैं। यहाँ पर देखिए फंक्शन 1 लिखा गया है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ये फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है, और फंक्शन 2 में लिखा गया है वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, ये फंक्शन 1 को कॉल करता है। तो ये इनडायरेक्ट रिकर्शन कहलाएगा। मतलब
फंक्शन 1 जब आपका इन्वोक करोगे तो क्या होगा, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग आएगा और यहीं से ये जंप कर जाएगा फंक्शन 2 की बॉडी में, यहाँ आ गया वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लिखा, फिर यहाँ से ये जंप कर गया कहाँ पर, फंक्शन 1 की बॉडी में वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग. Due to this calling, it jumps in function 2 and writes welcome to Java programming. In this way, these alternate messages keep on coming on your screen. Welcome to Python programming, welcome to Java programming. This is what called as indirect recursion. इसमें indirectly आपका एक दूसरा फंक्शन जो है उसकी बॉडी में कॉल किया जा रहा है. जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन 1. सपोज आई हैव रिटन फंक्शन 1 और इसमें मैं फंक्शन 2 को कॉल कर लेता हूँ, फंक्शन 2 को कॉल कर लेता हूँ. और फंक्शन 2 क्या है, इसको आई एम कॉपिंग एंड पेस्टिंग हियर, और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ. सपोज इट इज फंक्शन 2. विद इन दिस आई एम कॉलिंग फंक्शन 1. इन प्लेस ऑफ पाइथन आई एम राइटिंग जावा सपोज. चलिए ये प्रोग्रामिंग हटा देता हूँ या इसको रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब मैं आपका फंक्शन 1 कॉल करता हूँ, सिंपली इन्वोक करता हूँ. फंक्शन 1 हैज बीन कॉल्ड. लेट अस रन इट. सो यू कैन सी वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग. इट कीप्स ऑन गोइंग टिल द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द रिकर्शन. वहां पर जाकर के ये ब्रेक हो जाता है. दूसरा तरीका इसका और भी है ब्रेक करने का. अगर आप इसको ब्रेक करना, कंट्रोल सी कीबोर्ड से इंटरप्ट कर सकते हैं. यहाँ पर कीबोर्ड इंटरप्ट, कंट्रोल सी प्रेस करके, तो ये आपका इनडायरेक्ट रिकर्शन कहलाएगा. ठीक है, यानी फंक्शन 1 में फंक्शन 2 कॉल किया गया और फंक्शन 2 के अंदर जो उसका कॉलिंग फंक्शन था फंक्शन 1 कॉल कर लिया गया, कॉलर फंक्शन. तो और फंक्शन 1 यानी मेन फंक्शन जो है आपका कॉलर फंक्शन, उसको यहाँ पर इन्वोक किया गया. सो दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट रिकर्शन. मुझे लगता है कि यू माइट बी फॉलोइंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स. वेरी गुड, वेरी वेल. नाउ रिकर्शन को फिर से मैंने यहाँ पर प्रॉपर वर्ड्स में डिफाइन किया. इट इज ए टेक्निक फॉर सॉल्विंग लार्ज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम बाय रिपीटेडली अप्लाइंग द सेम प्रोसीजर to reduce it to successively smaller problems. A recursive procedure has two parts. देखिए किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कोई बड़ी है तो उसे किसी सेम प्रोसीजर को बार बार सक्सेसिवली कॉल किया जाए, तो और सेम प्रोसीजर उसमें चल रही हो बार बार, तो उसको हम रिकर्शन से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं. एक तो बेस केस होता है, एक रिकर्सिव केस होता है. बेस केस क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है आपके रिकर्सिव रूटीन के अंदर, रिकर्सिव फंक्शन के अंदर, कि उस कंडीशन की वैल्यू नोन होती है, हमें पता होती है क्या होगी. ठीक है, जैसे आप फैक्टोरियल निकालते हैं तो फैक्टोरियल 1 का मतलब फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का भी मतलब फैक्टोरियल 1 होता है. उसकी वैल्यू फैक्टोरियल 0 की या फैक्टोरियल 1 की हमें नोन है, पहले से ही पता है, तो वो एक नोन कंडीशन कहलाती है. और ये बिना नोन कंडीशन के जो है आप रिकर्शन नहीं लिख सकते हैं, तो इसे हम बेस केस कहते हैं या टर्मिनेटिंग पार्ट कहते हैं. टर्मिनेटिंग फ्रॉम रिकर्शन, रिकर्शन से टर्मिनेट कराने के लिए एक कंडीशन जानना जरूरी है. इट मस्ट हैव अ कंडीशन, इट मस्ट हैव ये कंडीशन यहाँ पर हैव होना चाहिए. और केस हुज रिजल्ट इज नोन विदाउट एनी रिकर्शन, बिना किसी रिकर्शन के उसका रिजल्ट पता होना चाहिए. एंड इट मस्ट बी रीचेबल फॉर सम पैरामीटर, और वहां तक आपका जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का रीच करना चाहिए, पहुंचना चाहिए, उस कंडीशन तक अराइज करना चाहिए. नहीं तो रिकर्शन जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स के लिए मूव कर जाएगा. ठीक है, अगर उस कंडीशन पर नहीं पहुंचा तो रिकर्शन जो है वो मूव करता रहेगा, यानी कि आपका वो रिपीटेशन चलता रहेगा टिल द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द रिकर्शन. ठीक है, इसलिए ये जरूरी है कि बेस कंडीशन मस्ट बी फॉलोड समवेयर फॉर सम वैल्यू ऑफ द गिवन पैरामीटर. ठीक है, रिकर्सिव केस क्या होता है, वेयर फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ फॉर द सॉल्यूशन टू सेम प्रॉब्लम, सम प्रॉब्लम यूजिंग रिकर्शन. जिस रिकर्शन का यूज करके कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, वो कौन सा फंक्शन है जो बार बार कॉल होना चाहिए, उसे हम रिकर्सिव केस कहते हैं.
और रिकर्सिव केस इटरेट होता रिपीट होता रहता है। कब तक रिपीट होता है? जब तक कि बेस केस अराइव ना कर जाए, बेस केस जब तक कि पहुंच ना जाए। ठीक है, यानी कि यू कैन से इफ जो आपने बेस केस लगाया है वहां तक पहुंचना चाहिए, वही टर्मिनेटिंग कंडीशन होनी चाहिए रिकर्शन की, नहीं तो रिकर्शन जो है वो मूव करता रहेगा और इनफाइनाइट टाइम्स में वो फंस जाएगा। ओके, समझ में आया? एक चीज और बता दूं कि हर बार जब वो रिकर्शन कॉल होता है, इटरेट होता है, तो जो जिस वैल्यू पर आपका रिकर्शन चल रहा है उस वैल्यू के लिए नई मेमोरी एलोकेट होती रहती है बार बार, और बाद में फिर उस मेमोरी में उसकी वैल्यू मिलती है, उसी वैल्यूज को लेकर के रिकर्शन का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया जाता है। ये थोड़ा सा आपको अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखें, ये दो ऐसी कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं जहां पर अगर ये कंडीशंस नहीं रीच करेंगी तो आपका जो रिकर्शन है वो इनफाइनाइट एंडलेस हो जाएगा। When recursive function has no base case defined, अगर रिकर्सिव फंक्शन के अंदर बेस केस ही नहीं है, ऐसी कंडीशन ही नहीं है जिस पर टर्मिनेशन होना चाहिए, जो आपकी नोन कंडीशन है, तो ये इनफाइनाइट रिकर्शन हो जाएगा। और या तो ऐसी सिचुएशन जिसमें बेस केस पर पहुंच ही नहीं रहा है कंट्रोल, समटाइम्स वी हैव रिटन ए बेस केस, बट बेस केस का मतलब एक कंडीशन है, कंडीशनल एक्सप्रेशन है। तो आपने कई बार बेस केस लिखा हुआ है, कंडीशन लिखी हुई है, बट दैट कंडीशन इज नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड, इज नेवर सेटिस्फाइड, हेंस इनफाइनाइट रिकर्शन विल अकर। तो ऐसे केस में भी इनफाइनाइट रिकर्शन हो जाता है। आइए देखते हैं कि इटरेशन और रिकर्शन में डिफरेंस क्या है। बिफोर गोइंग इन डिटेल बाय टेकिंग सम एग्जांपल ऑफ रिकर्शन, उस पर लेने से पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि इटरेशन जो आपका लूप है और रिकर्शन में क्या डिफरेंस है। ध्यान से देखें, मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लूप, इटरेशन का यूज जो है वो लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है, रिकर्शन जो है फंक्शन कॉल के थ्रू किया जाता है। स्टेट डिफाइंड बाय द कंट्रोल वेरिएबल्स वैल्यू, ऑब्वियसली इटरेशन को अगर कोई भी प्रोसेस इटरेट करना है बार बार, तो हमें वहां पर कंट्रोल वेरिएबल कोई चाहिए होता है, चाहे आप व्हाइल में लेते हैं चाहे फॉर लूप में लेते हैं। और इसमें क्या है, डिफाइंड बाय पैरामीटर वैल्यू स्टोर्ड इन ए स्टैक। रिकर्शन जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होता है और बार बार वो वैल्यूज, वो एक्सप्रेशन किसी न किसी स्टैक में वन आफ्टर द अदर। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल फॉलो करता है। स्टैक एंड क्यूज आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे चल करके पढ़ेंगे। इट इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज लीफो रूल। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एंट्री लास्ट में होगी वो फर्स्ट एग्जिट होगी, ठीक है, रिमूव होगी। तो इस प्रिंसिपल पर आपका जो पैरामीटर है वो स्टैक के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता रहता है, और लास्ट से फिर जो टॉप का स्टैक के अंदर जो टॉप में एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टुवर्ड्स द बॉटम इट गोज। प्रोग्रेशन, द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल मूव्स टुवर्ड्स द वैल्यू इन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन की तरफ वैल्यू जाती है कंट्रोल वेरिएबल की इनिशियल से, और यहाँ पर क्या होता है, इन फंक्शन स्टेट कन्वर्जेस टुवर्ड्स द बेस केस। यहाँ पर बड़े केस से यानी बड़े एक्सप्रेशन से बेस केस की तरफ को चलता है आपका एग्जीक्यूशन, और बेस केस पर जाके टर्मिनेट हो जाता है, यानी हायर टू लोअर कह सकते हैं एक तरह से। टर्मिनेशन, लूप एंड्स व्हेन कंट्रोल वेरिएबल्स वैल्यू सेटिस्फाइड द कंडीशन। ऑब्वियसली लूप तभी टर्मिनेट होता है जब आपका कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू जो आपने कंडीशन डिफाइन की है वो सेटिस्फाई हो जाती है। रिकर्शन, रिकर्शन एंड्स व्हेन बेस केस बिकम्स ट्रू। जब बेस केस ट्रू हो जाता है तो रिकर्शन टर्मिनेट कर जाता है। यहाँ पर लूप टर्मिनेट होता है फॉल्स पर, जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जब तक ट्रू होती है तब तक चलती रहती है। So loop ends as soon as the control variables satisfies का मतलब यहाँ पर जो है false हो जाती है लास्ट में, तब जो है वो टर्मिनेट कर जाता है। कोड का साइज अगर देखा जाए तो इटरेशन प्रोसेस में थोड़ा बड़ा है, लेकिन रिकर्शन में साइज कोड का जो है छोटा है, कोडिंग छोटी होती है। नो टर्मिनेशन स्टेट,
इनफाइनाइट लूप अगर आप लगाते हैं तो वो टर्मिनेट नहीं होता, वो सीपीयू साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है, सीपीयू से मेंटेन करता रहता है कैशे के थ्रू। यहाँ पर इनफाइनाइट रिकर्शन में क्या होता है, मे कॉज स्टैक ओवरफ्लो। एक स्टैक की एक लिमिट होती है, एक साइज होती है, एक मेमोरी होती है, उसमें ओवरफ्लो आ जाता है एक लिमिट के बाद, इसलिए रिकर्शन एक डेप्थ में जाने के बाद क्रैश कर जाता है और एंड हो जाता है, यू कैन से टर्मिनेट हो जाता है। Execution is faster in case of iteration and it is little slower in case of recursion. बस रिकर्शन के थ्रू आपकी जो प्रॉब्लम है, कुछ ही प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, नॉट ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इटरेशन कैन बी सॉल्व थ्रू रिकर्शन। वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसमें बेस केस है, टर्मिनेटिंग केस है और समथिंग इज बीइंग रिपीट कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो उसी केस में आपका रिकर्शन अप्लाई किया जा सकता है। बट सारे केसेस में आप रिकर्शन के थ्रू सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं सभी प्रॉब्लम्स का, रिमेंबर। आइए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, यहाँ आप देख सकते हैं n एक नंबर है जिसका फैक्टोरियल निकालना है। इसमें बेस केस क्या होगा, हम बेस केस ये जानते हैं कि मान लीजिए फैक्टोरियल 1 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये हमारा बेस केस है, ये हमारी कंडीशन है जो नोन है। रिकर्सिव केस में आप क्या करेंगे, अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 1 4, यानी फैक्टोरियल 4 5 इंटू फैक्टोरियल 4, यहाँ पर मैंने इसको सब्सटीट्यूट किया तो फैक्टोरियल 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, n n मीन्स 5 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस मीन्स फैक्टोरियल 4। इसी चीज़ को आगे अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू फैक्टोरियल 4, इस प्रिंसिपल से, इस फार्मूला से फिर से मुझे यही फार्मूला फैक्टोरियल 4 के लिए रिपीट करना पड़ेगा। तो 5 तो अपनी जगह पर है और फैक्टोरियल 4 की जगह 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिखना होगा। इसी तरह से फिर 5 अपनी जगह पर है, 4 अपनी जगह पर है और फैक्टोरियल 3 की जगह हमें 3 इंटू फैक्टोरियल 2, देखिए फैक्टोरियल 3 एन 3, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ओके, नाउ 5 अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर, जहां फैक्टोरियल 2 था उसकी जगह आ जाएगा क्या, 2 इंटू फैक्टोरियल 1। सिमिलरली 5 4 3 2 एज इट इज, और फैक्टोरियल 1 हमारा नोन केस है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। इस तरह से अगर इनको हम प्रोडक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, या 2 इंटू 1 को पहले 2 हो गया तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24 हो गया, इंटू 5 कितना हो गया, 120 हो गया। इन दैट वे योर फैक्टोरियल ऑफ 5 हैज बीन कैलकुलेटेड एज 120। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नोन केस क्या है, यहाँ पर बेस केस हमारा है फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1, ये हमें नोन है और हम इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ते चले जाते हैं। और एक ये रिकर्सिव केस बनाया गया कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अगर फैक्टोरियल 4 लिखते हो तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालोगे फिर से रिपीट हुआ, यानी फैक्टोरियल फंक्शन फिर से कॉल हुआ। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी फैक्टोरियल 2 है फिर से फैक्टोरियल को कॉल करेगा। दैट मीन्स ये जो आपका प्रोसीजर है ये बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, बार बार अपने आप को फैक्टोरियल फंक्शन खुद कॉल कर रहा है। तो यही आपका क्या है, रिकर्सिव केस है। इस फॉर्मूला के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, रिकर्शन का इस्तेमाल करके फैक्टोरियल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसका जो स्टैक व्यू है कैसे आएगा। पहली कॉल मान लीजिए फैक्टोरियल 4 की करनी है तो पहली कॉल यहाँ पर मेन फंक्शन है स्टैक के अंदर। स्टैक एक इस तरह का आपका डाटा स्ट्रक्चर जिसमें फर्स्ट इन, उसके बाद सेकंड इन, थर्ड इन, फोर्थ इन। अब जब इसमें से रिट्रीव करोगे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, देखिए लास्ट में जो यहाँ पर इन हुआ था वो फर्स्ट आउट, उसके बाद सेकंड लास्ट इन आउट, इस तरह से लास्ट इन जो फर्स्ट इन जो हुआ था वो लास्ट में आउट होगा। तो दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो लीफो कॉन्सेप्ट, लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है स्टैक। तो पहली कॉल में आपका यहाँ पर 4 इंटू फैक्टोरियल 3 है। सेकेंड कॉल में क्या हुआ, फैक्टोरियल 3 की जगह क्या हो गया, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इस स्टैक में, इस स्टैक के अंदर जो है ये फेच कर दिया गया। उसके बाद थर्ड कॉल जब आपकी हुई तो क्या हुआ, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या हुई, 2 इंटू फैक्टोरियल 1 यहाँ पर आ गया। फोर्थ कॉल में क्या हुआ, जो फैक्टोरियल 1 था उसकी वैल्यू फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1, नॉन केस पहुंच गया, यहाँ से नॉन केस अराइज हुआ।
तो अब उसके बाद क्या होगा, अब इसमें से रिटर्न करना शुरू करेगा। अभी आपका ये जो पैरामीटर है 1 को लेकर के, इसकी वैल्यू 1, ये इसमें से इट विल कम आउट, ये 1 बाहर हुआ, इसका यूटिलाइजेशन इसमें हुआ, इस स्टैक की वैल्यू में। ठीक है, अभी आपको बताया गया था कि अलग अलग मेमोरी सेल्स ऑलोकेट होती है, मेमोरी स्पेस ऑलोकेट होता है लोकल वेरिएबल को। तो यहाँ पर लोकल वेरिएबल का मतलब यही है फैक्टोरियल ऑफ 1। ठीक है, तो इस 1 का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर, 2 इंटू 1 2 हो गया, यानी फैक्टोरियल 2 जो है 2 हो गया। तो ये फैक्टोरियल 2 की जगह यहाँ आकर के क्या हुआ, इसमें 2 सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब 3 इंटू 2 6 का इस्तेमाल फैक्टोरियल 3 में हुआ, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24 हो गया। ये निकल करके आपका बाहर आ जाता है एज आंसर। इसी को मैं यहाँ पर किस तरह से फैक्टोरियल कैलकुलेट करने में किस तरह से स्टैक के अंदर वैल्यू जा रही है, सबसे पहले ये गई फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1। ठीक है, अभी यहाँ पर ये है, सेकेंड कॉल में क्या होता है, इसी में 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1 चला गया, दैट इज फैक्टोरियल 2। अभी ये पहले स्टैक में है, ये दूसरे में है। अभी देखिए तीसरे स्टैक में थर्ड कॉल में क्या होता है, फैक्टोरियल 2 का फिर से जो है रिकर्शन हुआ, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1 हो गया, ये आपका अगले स्टैक में आ गया, थर्ड स्टैक में। और फोर्थ स्टैक में क्या होता है बेटा, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू नोन है, ये चौथे स्टैक में आ गई, इट इज इक्वल टू 1। अब इन सभी वैल्यूज को लेकर के यहाँ सब्सटीट्यूशन होता चला जाता है, ये वैल्यूज निकल के आती हैं, इसमें सब्सटीट्यूट हुई, इसकी वैल्यू इसकी पूरे की निकल के आई फैक्टोरियल 2 में सब्सटीट्यूट हुई, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू ये इवेल्युएट होकर के आई और फैक्टोरियल 3 में सब्सटीट्यूट हुई। अल्टीमेटली आपका फैक्टोरियल 4 जो है वो 24 कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये किस तरह से इट इज कमिंग आउट बाहर स्टैक के फोर्थ स्टैक से फैक्टोरियल 1 यहाँ पर आ गया, इसकी वैल्यू 1 है। अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 इंटू 1 2 हो गया। फिर आपका ये आया 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 का मतलब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू ऊपर से 2 आई हुई है, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 हो गया। चौथी बार में क्या हुआ आपका 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी थी, फैक्टोरियल 3 वाज 6। अभी यहाँ पर 4 इंटू 6 कैलकुलेट हो गया आपका, दैट मीन्स आपका 24 कैलकुलेट हो गया। इस तरह से स्टैक के अंदर किस तरह से एक्टिविटी होती है, इस छोटे से एनिमेशन से आपको जरूर समझ में आया होगा। ये इस तरह से पॉप होता है, पॉप का मतलब एक एक आउटर मोस्ट स्टैक से किस तरह से वैल्यूज निकल करके, और आई मीन फर्स्ट जो स्टैक है वहां तक पहुंचती है, एंड अल्टीमेटली एट द लास्ट स्टेज यू आर गेटिंग द फैक्टोरियल कैलकुलेटेड। इस तरह से इसी चीज को ऐसे समझाया गया है। फैक्टोरियल 5 अगर निकालना है तो इस तरह से लैडर के फॉर्म में आप देख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1। अब ये वापस जब कैलकुलेट होता है ये 2 हो गया, 2 के फैक्टोरियल की जगह आपका ये सब्सटीट्यूट हो गया, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 हो गया। इसी तरह से यहाँ जब आप जाते हैं तो 3 फैक्टोरियल की जगह 6 सब्सटीट्यूट हो गया, 4 इंटू 6 इट हैज़ बिकम 24। सिमिलरली फॉर फैक्टोरियल 4 it has become 5 into factorial 4, factorial 4 was 24, so 5 into 24 it has ultimately been calculated as 120, so in that way your 120 has been calculated। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। अब आइए इसकी हम प्रोग्रामिंग आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हम जो है रिकर्शन का यूज करके, प्रोग्रामिंग का यूज करके फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी इसको मैंने कमेंट बना दिया ऊपर वाले सेगमेंट को, जस्ट टू सेव योर टाइम द प्रोग्राम हैज ऑलरेडी बीन टाइप्ड फॉर यू। सी हियर, यहाँ से आप देखें फैक्टोरियल मैंने डिफाइन किया एक फंक्शन, इसको n एक पैरामीटर दिया जिसका फैक्टोरियल निकालना है। ये आपका बेस केस है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न 1,
यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए जब n की वैल्यू 1 हो जाए तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, n ही रिटर्न करेगा, n मीन्स 1, यानी फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1 यहाँ पर रिटर्न होगा। एल्स नहीं तो ये इटरेटिव केस है आपका, जो बार बार रिपीट होगा, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। जब 5 का है तो 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस वन 4, फैक्टोरियल 4 के लिए फिर से ये फंक्शन कॉल होगा फैक्टोरियल ऑफ 4। फिर इसमें n तो 1 है नहीं, n तो 4 है, इसलिए एल्स में जाएगा, सो 4 इंटू फैक्टोरियल 3, लाइक दैट इट विल गो। अब फैक्टोरियल 3 के लिए कॉल होगा, तो एल्स में फिर आएगा यहाँ पर 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फिर से वापस गया फैक्टोरियल 2 के लिए कॉलिंग हुई, सो 2 इंटू फैक्टोरियल 1। जब आपका ये n 1 हो गया, यहाँ पर 1 पास हुआ तो n की वैल्यू 1 हो गई, n इज इक्वल टू 1, यस रिटर्न n, दैट मीन्स 1 रिटर्न कर दिया फैक्टोरियल 1। अब जितने भी प्रोडक्ट आपने 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 की जगह 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 की जगह 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 की जगह 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की जगह 1 सब्सटीट्यूट होकर के आपका कंप्लीटली 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसी में ये आपका फंक्शन हो गया। अब फंक्शन को इन्वोक करने के लिए मेन प्रोग्राम बनाया गया कि एक नंबर दी गई, इनपुट कराई गई। अगर नंबर लेस देन 0 है तो मैंने लिख दिया क्या, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर फैक्टोरियल की इसकी नंबर की वैल्यू 0 है तो आप जानते हैं 0 का भी फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ पर द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1 मैंने लिख दिया है। ये दोनों एक्सप्लिसिट केस हैं, इसलिए इनको मैंने यहाँ पर प्रोग्राम में ही इनबिल्ट कर दिया। अब बाकी केसेस के लिए फैक्टोरियल ऑफ नम इज फैक्ट नम, ये आपका फंक्शन इन्वोक हो गया, कौन सा, ये वाला, नम n को पास हो गया। अब ये इटरेट करेगा अपने आप, ये बार बार फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, कौन सी लाइन, एल्स वाली लाइन, और अल्टीमेटली लास्ट में n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 4 3 2 1 की तरफ चलेगा, बेस केस की तरफ चलेगा, और वहां पर ये टर्मिनेट हो जाएगा। बाय दैट टाइम योर फैक्टोरियल विल बी कैलकुलेटेड एंड विल बी रिटर्न बैक टू यू। लेट अस रन इट एंड सी द रिजल्ट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं 0 का ले लेता हूं, तो 0 का फैक्टोरियल 1, इसके बाद फिर से रन कराया तो मैं यहाँ पर नेगेटिव नंबर एक ले लेता हूँ, तो द मैसेज फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। अगेन एक्सिक्यूटिंग इट, अब मैं आपका फैक्टोरियल 6 ले लेता हूँ, 720 होता है, फैक्टोरियल 5 ले लेता हूँ तो ये जो है 120 होता है। तो इस तरह से आपका ये परफेक्ट कैलकुलेशन कर रहा है फैक्टोरियल का। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन, ये आपका रिकर्सिव फंक्शन है, और ये उसकी कॉलिंग हो गई फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। आइए अब मैं एक और आपको इटरेशन के थ्रू इस चीज को दिखा देता हूं कि इटरेशन के थ्रू जो है कॉलिंग ये हो सकती है, आपका कैलकुलेशन हो सकता है फैक्टोरियल का, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है। देखिए यहाँ पर नम मैंने इनपुट किया, अगर नम लेस देन 0 है तो सेम प्रोग्राम है, नम इक्वल टू 0 तो फैक्टोरियल इज 1। अब यहाँ पर एल्स में जाकर के पूरी फैक्टोरियल की कोडिंग की गई है। फैक्ट इक्वल टू 1 एक वेरिएबल ले लिया गया, फॉर एक्स इन रेंज 1 टू n प्लस 1, नम प्लस 1 तक ले गए, और फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू एक्स, ये एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करते रहे, इटरेट करते रहे, और लास्ट में फैक्टोरियल ऑफ नम। सबको पता है फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ये आपका इटरेशन के थ्रू ये प्रोग्राम हो जाएगा। अब आप यहाँ पर -10 करते हैं तो लिखा नॉट पॉसिबल, फिर से आपने रन कराया, अब आपका इटरेशन वाला प्रोग्राम रन हो रहा है बेटा। यू कैन सी 0 का फैक्टोरियल 1, यानी कि ये वाला केस रन हुआ। अब आपका ये इटरेटिव केस जो है रन होगा, जो इटरेशन के थ्रू किया है। अब मान लीजिए मैं 5 लेता हूँ, इट इज़ 120, अगर मैं 6 लेता हूँ इट इज़ 720 एंड सो ऑन। तो आपने ये जो पहला केस देखा था दैट वाज थ्रू रिकर्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, और ये आप जो देख रहे हैं ये थ्रू इटरेशन किस तरह से हम लोग फैक्टोरियल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। शायद आपको डिफरेंस यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो ये इतना बेटा इसमें जो है बेस केस कहलाता है, और ये आपका इटरेटिव केस है, और ये वाली जो है ये फंक्शन की कॉलिंग है। ठीक है,
Now let us go back to the slide. The same program has been written over here. यहाँ से आप देख सकते हैं वही प्रोग्राम है. यहाँ पर फैक्ट की जगह उस फंक्शन का नाम मैंने आर फैक्टोरियल यहाँ लिया हुआ है, रिकर्शन फैक्टोरियल, और देयर इज नो मोर डिफरेंस. ओके, और इस तरह से यहाँ पर इसका आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट इनपुट देने के बाद 1 दिया तो 1 आ गया फैक्टोरियल, 0 दिया तब भी 1 आ गया, और 7 दिया तो ये आ गया. यहाँ पर नेगेटिव नंबर का मैंने नहीं दिखाया. दैट हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन द प्रोग्राम इटसेल्फ एंड आई हैव शोन दैट द फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नॉट पॉसिबल. इसका कुछ डिसएडवांटेज है, यहाँ से आप देख सकते हैं. इट कंज्यूम्स मोर स्पेस, स्टोरेज स्पेस, बिकॉज द रिकर्सिव कॉल्स along with local variables are stored in stack. तो ये ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है, स्टैक्स के फॉर्म में स्टोर होता है, जैसा कि आपको डायग्रामेटिकली और थोड़ा सा मैंने एनिमेट करके पीछे आपको दिखाया था कि किस तरह से स्टैक्स में वैल्यूज जाती हैं और किस तरह से फिर वो पॉप होती हैं और आपका रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू कैलकुलेशन होता है. प्रॉब्लम जो आपने दिया हुआ है फैक्टोरियल निकल रहा था. तो ये जो है ज़्यादा मेमोरी स्पेस कंज्यूम करता है बिकॉज ऑल लोकल वेरिएबल्स आर allocated new memory space in the form of stack. That is why it consumes lots of memory space in comparison of the program done through iteration. The computer may run out of memory if the recursive calls are not checked. तो ये आउट ऑफ मेमोरी अगर आपका बेस केस नहीं अराइज होता है, टर्मिनेटिंग केस नहीं पहुंचता है, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स जाता है, एंडलेस नंबर ऑफ टाइम्स जाता है और मेमोरी ओवरफ्लो हो जाता है. यानी कि आफ्टर गोइंग टू सर्टेन डेप्थ इट गिव्स, आई मीन, रिकर्सिव एरर लिमिट क्रॉस होने के बाद. इट इज़ लेस एफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ स्पीड एंड एग्जीक्यूशन टाइम. तो रिकर्सिव को वैसे हम प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो रिकर्शन के थ्रू आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं, इसलिए इसको समझा जाता है कि हम सर्टेन प्रॉब्लम्स कैन ओवरकम यूजिंग दिस मेथड रिकर्शन. तो इस तरह से आपने देखा रिकर्शन क्या होता है, कितनी टाइप के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्शंस क्या हैं, और इसमें कौन कौन से केसेस होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं. रिकर्सिव पार्ट होता है और एक बेस कंडीशन होती है, बेस केस होता है. तो बेस केस अगर अराइज नहीं करता है या बेस केस डिफाइन नहीं किया गया है तो इनफाइनाइट रिकर्शन होने लगता है, और रिकर्शन एक लिमिट के बाद जो है वो एंडलेस नंबर ऑफ टाइम्स में जाने के बाद आफ्टर सर्टेन लिमिट इट इज़ ऑटोमेटिकली ब्रोकन डाउन एट सर्टेन डेप्थ. और मेमोरी स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करता है, स्टैक के फॉर्म में किस तरह से स्टोर होता है और किस तरह से पॉप हो करके रिकर्सिव केस एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट देता है. तो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग ये 4 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इस पर आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो इन पर भी हम 2-1 प्रॉब्लम इसमें से भी सॉल्व करेंगे इन कमिंग टाइम. So that's all about this video. If you have liked this video, please like, share and subscribe. As well as if you have any problem in the video, you can write in the comment section. So thank you. आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for watching.